बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स अस्सलामु अलैकुम, यू आर वाचिंग मास्टर जी नेटवर्क। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में अपना लेक्चर जो था वो दरमियान में हमने ब्रेक किया था, जिसमें हम लोग उन फैक्टर्स को डिस्कस कर रहे थे जो हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ को सस्टेन करने में हेल्पफुल होते हैं। उसी को हम आगे लेके चलते हैं। हमारे पास स्लाइड आती है, स्लाइड नंबर 8, नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, जिनको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि जितने भी लिविंग कंपोनेंट्स हमारी इधर इकोसिस्टम में अर्थ के ऊपर मौजूद हैं वो लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, और जितने भी नॉन लिविंग रॉक्स, मिनरल्स वगैरह मौजूद हैं, वाटर वगैरह, वो नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो दो सीक्रेट्स हैं सर्वाइवल के, वो हैं एनर्जी फ़्लो और मैटर रिसाइकलिंग। एनर्जी फ़्लो होती रहे, सन से आगे निकलती रहे प्लांट्स में, फिर देन एनिमल्स में, और इसी तरीके से जो मैटर रिसाइकलिंग है, मतलब कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये भी आगे आगे इस तरह से मूव ऑन करता रहे। जब ये दोनों साइकिल सही तरीके से काम कर रही होंगी, एनर्जी फ़्लो की भी और मैटर रिसाइकलिंग की भी, तो क्या होगा, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो सर्वाइवल है, वो सही तरीके से चलता रहेगा। फिर हम ये देखते हैं कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होती है, वो एनर्जी उससे हम हासिल करते हैं। ख़ास तौर पर जो प्लांट्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, वो उन्हीं एनर्जी को इस्तेमाल करके अपनी जो नीड है उसको पूरा करते हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स जो होती हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन करती हैं और सनलाइट लेकर वहाँ पर ग्लूकोज की फॉर्मेशन करती हैं अपने अंदर। इक्वेशंस आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे। जबकि जो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, जैसे कि हम जब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ड्यूरिंग एक्सरसाइज एनारोबिक रेस्पिरेशन भी हो जाती है, जिसके नतीजे में जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है और हमें फटीग फील होती है। तो ये दोनों चीज़ें, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन भी इसमें इन्वॉल्व होती है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं तो लिखा हुआ है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसको डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं। वो एनारोबिकली क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, और उस प्रोसेस को जिसमें ये कोई किसी भी चीज़ को उस पर इफ़ेक्ट करते हैं और उसकी डिकम्पोजिशन कर देते हैं या कुछ भी नया बना देते हैं, तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। सम डिकम्पोजर्स गेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज और अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है तो कुछ डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं ग्लूकोज को तोड़ने से। जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पड़ा होगा उसके अंदर से जो ग्लूकोज होगा उसको डिकम्पोज करेंगे और उससे एनर्जी ले लेंगे। और इस तरह इस प्रोसेस के नतीजे में, फर्मेंटेशन के नतीजे में, वो आखिर में कोई नई चीज़ ही बनाते हैं, जैसे कि मीथेन गैस, इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, ETC। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम घरों में जो बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हम केक बनाते हैं, तो उसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और बाय प्रोडक्ट भी उसमें भी बनती है, गैस बनती है, जिसमें जो वो है उसके अपर लेयर है वो केक की फूल जाती है। और उसमें फिर हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो हम घरों में पिकलिंग का प्रोसेस करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ के अंदर पिकलिंग, अचार जिसे हम कहते हैं, अचार बनाते हैं, उसमें भी हमारे पास यही चीज़ होती है कि हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस करवाते हैं। डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो अपना प्रोसेस कैरी आउट करते हैं और हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो अपनी फूड खुद बनाते हैं और इन्वायरमेंट से अपनी चीज़ें इकट्ठी करके वो अपने फूड खुद बना लेते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गए, एट्सेट्रा। प्रोड्यूसर्स भी सेम ऐसे ही हैं, सेम नाम है इनका, जो अपनी फूड खुद बनाएंगे। देन यहाँ पर उन्होंने फोटोसिंथेसिस की एक आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश की हुई है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी। जो बेसिक चीज़ें हैं आप लोगों को याद रखनी है कि फ़ोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस होता है, इसमें जो हमारे पास सनलाइट है वो जब आती है ज़मीन के ऊपर तो प्लांट्स उस सनलाइट को एब्ज़ॉर्ब करते हैं। साथ में ये अपने अंदर का जो रीजन होता है क्लोरोफिल, उसको यूज़ करते हैं, और साथ में ये अपना प्रोसेस करवाते हैं लीव्स के अंदर। वाटर ये ले लेते हैं नीचे रूट्स के ज़रिए अपने अंदर, CO2 ये एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं अपनी आसपास की इन्वायरमेंट से, एयर से।
सीड्स ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके ये अपना फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करवाते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताई हुई है कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स वो जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, असल में वो ही होते हैं जो कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, और जिसकी वजह से जो केमिकल रिएक्शंस का एक कॉम्प्लेक्स हमारे पास आगे स्ट्रक्चर होता है, सीरीज़ होती है, वो स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं शुगर्स और ऑक्सीजन के अंदर। फिर हम देखते हैं कंज्यूमर्स को। हमने पहले प्रोड्यूसर्स को स्टडी कर लिया है या ऑटोट्रॉफ्स को, अब हम देख रहे हैं कंज्यूमर्स या हेटरोट्रॉफ्स। तो हमारे पास जो कंज्यूमर्स होते हैं वो हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, और वो ओमनीवोर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, ये प्लांट्स को डायरेक्टली उनको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर बनकर या फिर टर्शरी कंज्यूमर बनकर। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो कंज्यूमर हैं ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में डिटेल में देखी हुई हैं। फिर हम देखते हैं कि ऑटोट्रॉफ्स, हेटरोट्रॉफ्स के बाद डिकम्पोजर्स और जो डेट्रीवोर्स होते हैं ये भी हमारे इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज़म मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, ये उसके न्यूट्रिएंट्स को तोड़ते हैं, उनकी ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर और इन्वायरमेंट में दे देते हैं सॉइल वगैरह के ऊपर। प्लांट्स या बाकी चीज़ें उसको दोबारा यूज़ कर लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम्स के अंदर वो किस तरह से हो रहा है, कि सोलर एनर्जी पहले जा रही है प्लांट्स के पास, फिर बर्ड्स के पास, देन आगे पूरी फूड चेन, और इसके बाद हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा है कि फूड वेब बन रहा है, डिफरेंट फूड चेन्स मिलाकर एक फूड वेब बनता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रखने वाली है कि 10% ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ यूजेबल एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। बात भी करनी है आप लोगों ने कि जो यूजेबल एनर्जी पहुंचती है सन से, क्योंकि आपको पता दरमियान में वो ओजोन भी थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत जो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। जो यूजेबल एनर्जी प्लांट्स तक पहुंचती है, प्लांट्स उसको यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद वो एनर्जी फिर आगे ट्रांसफ़र होती है। जब कोई जानवर उसे खा लेता है प्लांट को, तो सिर्फ टोटल एनर्जी जो प्लांट तक पहुंची होगी उसके 10% वो आगे ट्रांसफ़र करता है, होती है एनिमल के अंदर। अब उस एनिमल को कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खा लेता है, तो जितनी एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर तक पहुंची थी ना प्लांट से, उसका सिर्फ 10% सेकेंडरी में जाएगा, फिर वो जो 10% उसका फिर 10वां हिस्सा अगले में जाएगा। तो इस तरह से एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इसको हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं आगे। इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इकोलॉजिकल एफिशिएंसी इज़ द परसेंटेज ऑफ यूजेबल एनर्जी ट्रांसफर्ड एज बायोमास फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो डिस्कस करना आप लोगों से ज़रूरी हैं, दैट इज़ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन और नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। बात को आप लोगों ने यहाँ पर पिक करना है। तो पहले हम देख लेते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन को, जिसको हम GPP भी कहते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन is the rate at which an ecosystem's producers convert solar energy into chemical energy as biomass। यानी कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है वो रेट है जिस पर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सोलर एनर्जी सन से लेकर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं बायोमास की सूरत में। तो ये जो रेट होता है ये होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कितनी हो रही है बायोमास की, जो उसके पास सनलाइट आ रही है। क्लियर हो गया। अब प्लांट्स ने बात पे कीजिएगा, प्लांट्स ने जो बायोमास बना लिया है GPP, इसमें से वो कुछ एनर्जी, जारी बात है जो फूड बनाई है वो कुछ एनर्जी वो यूज़ करेंगे अपनी रेस्पिरेशन के लिए। तो अगर हम क्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन में से जो उन्होंने रेस्पिरेशन में एनर्जी यूज़ कर ली है अपनी, पहले उन्होंने बनाई, उसके बाद थोड़ी सी रेस्पिरेशन में यूज़ कर ली, तो माइनस रेस्पिरेशन कर दें, पीछे जितनी एनर्जी उनके पास बचेगी दैट इज़ कॉल्ड एज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि NPP। और ये वाली एनर्जी जो है ये अवेलेबल होगी बाकी प्राइमरी कंज्यूमर्स को जब वो इन्हें खाएंगे आकर। तो
इसकी डेफिनेशन क्या होगी नेक्स्ट स्लाइड में, रेट एट विच प्रोड्यूसर्स यूज़ फोटोसिंथेसिस टू स्टोर एनर्जी मतलब जीपीपी माइनस द रेट एट विच दे यूज़ सम ऑफ दिस एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, जो माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्शन आ जाएगी। होप सो आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।